This call is now being recorded. We have completed this in the last topic. This pie diagram is really important for me point of view. In that, what we have looked is invertebrates have more number of species, making it approximately 70% of total species present on the earth. Now that means out of every 10 animals in the planet, 7 are insects. Again, we explain enormous diversification of insect. The number of fungus species in the world is more than that combined total species of fishes, amphibians, and reptiles. Okay, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंगस की स्पीशीज कंबाइन करके फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल से ज़्यादा है. अब जैसे ये पाई डायग्राम में आपको ABCD करके नेम्स आएंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इसमें से कौन सा है. जैसे फर्स्ट पाई डायग्राम इनवर्टिब्रेट्स का है, वर्टिब्रेट्स का है, प्लांट्स का है. सबसे पहले ये रेक्टिफाई करना है. तो इसका सबसे बेस्ट टेक्निक है तीनों डायग्राम में से सबसे बड़ा मार्जिन, मतलब 70% का जो आप देख पा रहे हो इंसेक्ट वाला, वो इनवर्टिब्रेट्स में है. तो ऑब्वियसली इनवर्टिब्रेट बाकी दोनों से इजीली सेपरेट हो जाएगा. पहला तो ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क रखो. नाउ अगर इनवर्टिब्रेट्स हमें पता चल गया तो उसमें हमें पता है सबसे बड़ा मेजर ग्रुप इंसेक्ट का होगा, तो ये वाला पार्ट इंसेक्ट का हो जाएगा. उसके बाद वाला मोलस्क का है, उसके बाद वाला अदर एनिमल ग्रुप है और क्रस्टेशियंस है. ओके, अब इसमें याद ये रखना है कि ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा है, नेक्स्ट नंबर पे है मोलस्क. तो उसका नंबर अदर ग्रुप एनिमल से काफ़ी बार मिस ये हो जाता है, मिसलीड, एंड हम अदर ग्रुप को मोलस्क का मार्क करके आते हैं. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अदर ग्रुप एनिमल भले ही पाई डायग्राम में सेकेंड लार्जेस्ट स्पीशीज वाला ग्रुप लग रहा है, बट ओवरऑल मोलस्का जो है वो जस्ट क्लोज टू इंसेक्ट वाला है. वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इतने सारे हैं. और फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में से फिशेस का पॉपुलेशन इनमें सबसे ज़्यादा है. इसका कैसे हमें ग्राफ समझ में आएगा कि वर्टिब्रेट है और कौन सा प्लांट्स है. प्लांट्स के अंदर दो सेम नंबर ऑफ स्पीशीज के ये मिलेंगे, जैसे फंगस और एंजियोस्पर्म ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया लेते हैं, या दे डू हैव शेयरिंग ऑफ कॉमन रफली कॉमन परसेंटेज बिटवीन देम. तो आप क्या कर सकते हो कि जिसमें डबल बिग पाएग्राम दिखे वो इंडिकेट करेगा प्लांट्स का, जबकि फिशेस और इसके अंदर फिश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स. तो उसके अंदर आपको जिसमें एक 50% का पाई डायग्राम होगा वो फिशेस होगा या वर्टिब्रेट्स का. उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आपको बर्ड्स याद रखना है, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, फिर एम्फीबियंस. ओके, FMBRA. आप नीचे से शुरू करो, फिशेस, उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स. पर अगर नंबर वाइज पूछे तो फिशेस फर्स्ट, बर्ड्स सेकेंड, रेप्टाइल्स थर्ड, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर मैमल्स एंड एम्फीबियंस. नाउ प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज है एंजियोस्पर्म एंड फंगस की, बट फंगस की थोड़ी सी और ज़्यादा है. तो फंगस, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स, उसके बाद algae and lichens वगैरह. Now it should be noted that these estimate do not give any figures for prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods not not culturable under laboratory conditions. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating the species of this group, then their diversity alone might run into millions. हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज उनका नंबर, उनकी स्पीशीज बहुत सारी अननोन है एंड देयर नंबर इंक्रीजेस स्पॉन्टेनियसली. तो हम उसके अंदर अगर उनको इंक्लूड करेंगे तो जो क्राइटेरिया है डिलाइनेटिंग का वो मिलियंस में जाएगा, जो कि हम यूजुअली यूज़ नहीं करते.
नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट जो नीट में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें जो भी वो क्वेश्चन होता है वो स्टैट्स रिलेटेड होता है. Now, although India has only 2.4% of world's land area, ये अंडरलाइन करना है और ये याद रखना है कि 2.4% लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड होने के बाद भी इट शेयर ऑन इट्स ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%. बट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी पे कितना है वो 8.1. 2.4% लैंड एरिया बट 8.1% is species diversity. That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries in the world. जिसके कारण हम 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का पार्ट है. नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी एज ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. मतलब क्लोज टू 1 लाख या 90,000 स्पीशीज एनिमल्स की है एंड 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की है. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept May's global estimate, only 22% of total species have been recorded so far. Applying these proportions to India's diversity figures, we estimate that they are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड. ये डाटा अकॉर्डिंग टू मे हाइपोथेसिस है कि 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज डिस्कवर्ड करने बचे हैं. वुड बी able to complete the inventory and biological wealth of our country. Consider the immense trained manpower, taxonomists, and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces a threat of becoming extinct even before we discover them. Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there. Now, इसका रीज़न क्या हो सकता है? Obviously, we the human beings extinction of species on the earth today is basically done by humans or mammals, so we should look over it. Now, on the pattern of biodiversity, so just recall कि 2.4% land area, but how much uh, world species diversity percent? 8.1. Okay. Now, pattern of biodiversity, पहला latitudinal gradients. The diversity of plants and animal is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution. ये तो हमें भी पता है कि अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी जो है वो हैपहैज़र्डली या रैंडमली कहीं पे भी अरेंज है. जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है जैसे ब्राज़ील है, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, इंडिया है, दे हैव गुड फ्लोरा एंड फाउना, whereas कुछ सेंट्रलाइज ग्लोब पे जो इक्वेटर के पास हैं जैसे अफ्रीका के, वो ड्राई भी हैं, जबकि अफ्रीका के अंदर अमेजोन बेसिन के आसपास बहुत सारी स्पीशीज है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मिलती है. तो एक मिक्सचर है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, रैंडमली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे हैव अडैप्टेड. Now, the diversity of plants and animals is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution. For many group of animals or plants, there are interesting patterns in diversity, the most well-known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from equator towards the pole. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है एज हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, as we move away from the equator towards the pole. But with very few exceptions, tropics, latitudinal range 23.5 to 23.5 degrees south, harbor more species than temperate and polar areas. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जैसे कोलंबिया located near the equator has nearly 1400 species of birds, while the New York at 41 degree
has 105 species and Greenland at 71 डिग्री, जितना हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. Okay, Greenland at 71 degree north, only 56 species. India, with much of its land area in tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times has 10 times as many species of vascular plant as forest of equal area in temperate region like the Midwest of USA. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has largest biodiversity on Earth. Okay. Largely tropical Amazonian rainforest in South America has greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plant and 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals and 427 of amphibians. ये रफली हमें जो पाई डायग्राम है उसके परसेंटेज को बोल रहा है कि अमेरिका में बायोडाइवर्सिटी होम 40,000 प्लांट मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट्स, देन फिशेस, देन बर्ड्स, देन मैमल्स, देन एम्फीबियंस एंड देन रेप्टाइल्स एंड मोर ऑफ देम 1,25,000 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ये वही पाई डायग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया था. ओके, फिशेस, फिर बर्ड्स, फिर reptiles, mammals, and amphibians. And more of them, scientists. What is so special about tropics that might account for greater biological diversity? What could be the possible reason for tropical or subtropical countries' diversity? The reason first is they have huge rainfall or compared to other regions. Subtropical region has great waterfall as the form in the form of rain is available throughout the year. Now next is proper sunlight. They have a good amount of sunlight throughout the year. These two factors majorly plays important role in having more natural vegetation compared to other temperate or different regions of Earth. The ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation. इन्होंने reasons क्या दिया है कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम species diversity होती है. तो पहला reason है speciation is generally a function of time. Unlike temperate region subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. First के speciation को दिया है. Speciation is basically कितना species रह रही है in that area. Second, tropical environment, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. टेम्परेट के अंदर ज़्यादा constant एक सीजन होते हैं, जबकि ट्रॉपिकल्स के अंदर वी हैव मल्टीपल ऑफ सीजन्स जिससे कांस्टेंट या सैचुरेशन जल्दी अटेंड नहीं होता है एंड वी हैव जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी. सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट niche specialization and leads to greater species diversity. There is more solar energy available in tropics, which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater species diversity. Okay, now species area relationships. How an area has a relationship on species, we'll look over it. Now, during his pioneering and extensive exploration in the wilderness of South America jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increases with increased
explode area, but only up to a limit. In fact, the relation between species richness and area for wide variety of taxa, let's suppose angiosperms, plants, birds, and bats, turns out to be rectangular hyperbola. On a log scale, the relationship is straight line described by the equation log s is equal to log c plus z log a. Now, where S stand for species richness, A stand for area, Z stand for slope of line, regression coefficient and Y intercept. इसके ऊपर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, do not worry about it. Ecologists have discovered that the value of Z lies in range 0.1 to 0.2. Now, regardless the taxonomic group or the region where it is, plants in Britain, birds in California, or mollusks in New York State, the slope of regression lines are amazingly similar. But if you analyze the species area relationship among very large areas like entire continent, you will find a slope of line to be much steeper. Z values in the range of zero point 0.6 to 1.2, and ऊपर की Z values की range हमें नहीं दिया है, 0.1 to 0.2. Okay. For example, for frugivorous fruit-eating birds and mammals, with bigger I hope ये चालू है. Okay, done. trade comes bigger responsibilities. Say hello to Safe Exit on Grow. ना इसके अंदर हमने कंपेयर किया था कि अगर आप कॉन्टिनेंट का देखोगे तो लॉग काफी स्टीप आएगा. जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हो दैट इज क्वाइट स्ट्रेप्ड. ये विथ एरिया इंक्रीज हो गया तो जेड लाइन बढ़ जाता है. जबकि अगर एरिया स्मॉल हो तो जो ग्राफ आएगा जो एस इज इक्वल टू सी ए जेड उसके अंदर हाइपरबोला फॉर्म का ग्राफ मिलेगा. तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्पीशीज डाइवर्सिटी स्टीप या लॉग फेस में रहेगी, एंड जितना एरिया कम रहेगा उतना ज़्यादा वो हाइपरबोला का ग्राफ दिखाएगा. तो एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी शो होगी. जैसे इसमें फिगर 13.2 showing species area relationship. Note that on log scale the relationship becomes linear. Log scale में वो linear हो जाएगा and normally वो hyperbola रहेगा. उसमें आपको याद रखनी है z वैल्यू जितना एरिया बढ़ेगा वो स्लोप होता जाएगा, बाकी टाइम पे वो हाइपरबोला रहेगा. The importance of species diversity to the ecosystem. Does the number of species in community really matter to the functioning of ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. Now, what exactly is stability for a biological community? Now, a stable community would not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances, natural or man-made, and it must also be resistant to invasion by alien species. We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experience using outdoor plots provides some tentative answers. Tillman found that plots where more species showed less year-to-year variation in total mass. He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity.
Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for our ecosystem health and imperative for the survival of human health on this planet. Now, डेविड टिलमैन ने क्या बोला था कि अगर कोई स्पीशीज फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टेबल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल, तो इन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन किसी स्पीशीज का या उसके नंबर का हर साल ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, स्पीशीज नंबर जिस परसेंटेज से, लेट सपोज कि एक एरिया है जिसके अंदर 2% से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो वो पिछले 4 to 5 ईयर से मेंटेन है 2% पे, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है या 1.9 या 2.1 जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कंजर्व रहता है। पर जैसे कोई लेट सपोज कोई कंट्री है जिसमें हैपहैज़ार्डली देयर इज अ न्यू स्पीशीज क्रिएट हुई है वहाँ पे, तो क्या होता है, क्योंकि न्यू एरिया अचानक से इनका ट्रेमेंडस सर्ज देखा है पॉपुलेशन के अंदर, चाहे वो किसी भी स्पीशीज का हो। जैसे अगर मैं ह्यूमन स्पीशीज से कंपेयर करूं, तो अचानक से किसी कंट्री की पॉपुलेशन 4 to 5 ईयर्स में डबल हो गई है, और दे विल रिक्वायर मोर एरिया फॉर सस्टेनेटिंग देयर ह्यूमन सेटलमेंट्स। उसके लिए दे विल कट द फॉरेस्ट, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और वो लॉस सडन होगा क्योंकि सडन ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ी है, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका भी नंबर डबल या ट्रिपल 2x या 3x हो जाएगा। वहीं जो दूसरी कंट्री जो नॉर्मल केस से धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का परसेंटेज भी ट्रेमेंडस सर्ज नहीं करेगा, वो भी धीरे धीरे ही इंक्रीज करेगा। तो कंपैरेटिवली डेविड टिलमैन्स ने स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ या स्पीशीज ग्रोथ को एक फैक्टर गिना है कि यस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉट टिलमैन फाउंड द प्लॉट्स with more species shows less year-to-year variation in total mass. He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity. Now, although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if few species become extinct? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected? If, say, instead of 20,000, we have only 15,000 species of ants on the earth, there are no direct answers to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analog, the Rivet-Popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. In an airplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivet species. ओके, उसने बोला बहुत सारे एनिमल प्लेन्स के पार्ट जो हैं वो स्क्रूज के थ्रू जॉइंट है, वैसे ही हमारी जो स्पीशीज है वो बहुत सारी स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ स्पीशिएशन जॉइंट है, कनेक्टेड है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ राइवेट टू टेक होम, अगर हर एक बंदा उसमें से एक स्क्रू निकाल के लेके घर पे जाने लगा, देन व्हाट विल हैपन? If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct. इसको हमने किससे, एक स्क्रू को ले जाने को हमने किससे कंपेयर किया कि हमने एक स्पीशीज को खत्म करना शुरू किया। Then it may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem initially, but as more rivets are removed, पर जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रू निकलने जाएंगे, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore,
Which rabbit is removed may also be critical. वैसे ही वो बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस में अगर हम ऐसे ही स्पीशीज को एक्सटेंड करते चले गए तो हमें नहीं पता किस स्पीशीज की वजह से हमारे ऊपर उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। एंड वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज एक्सटेंड हो रही है, चाहे वो ग्रेजिंग चेन हो, चाहे वो ह्यूमन सेटलमेंट्स हो, कौन सी स्पीशीज एक्सटेंड हो रही है वो मैटर करता है। Furthermore, which rabbit is removed is much more critical. Now, loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seats or windows inside the plane. Now, loss of biodiversity. While it is doubtful if any species are being added through speciation into Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. वी डोंट नो हमने कितनी ऐड करवाई हैं स्पीशीज अर्थ में, बट हमने लॉस तो बहुत सारी करवाई हैं फॉर श्योर। देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग rapidly, and accusing finger is clearly pointing to human activities. The colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to extent of more than 2,000 species of native birds. The IUCN International Union for Nomenclature Red List IUCN Red List 2004 documents the extent of 784 species. कितने species extinct हो गए? 784, including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2004 के डाटा के हिसाब से 784 species extinct हो गए, including 334 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 years. Some example of recent extinctions include dodo Mauritius से, quagga Africa, thylacine Australia, स्टीलर्स काउ रशिया, स्टीलर्स सी काउ। ये सारे नाम को मैच द पेयर्स में नीट के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। स्टीलर्स काउ रशिया एंड द थ्री सब स्पीशीज बाली, जावा एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। इन तीनों से एक टाइगर की स्पीशीज इंडोनेशिया, बाली एंड कैस्पियन के पास से गए हैं। Now the last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Careful analysis of these records shows the extinctions across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing to threat of extinction. 15,500 species अभी भी threats में है. Presently, 12% of all bird species, 23% of mammal species, and 32% of amphibian species and 31% of gymnosperm species in world faces threat to extinction. Now इस डाटा में आपको पहले तो 15,500 को याद रखना पड़ेगा कि ये टोटल एक्सटिंक्ट होने के लिए स्पीशीज है। Now next 12% birds की, 23% mammals की and 32% amphibian species की and 31% gymnosperm species. Okay. ये कुछ स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्शन फेस कर सकती हैं। ओके, इसके क्वेश्चंस और बाकी का टॉपिक वी विल लुक ओवर। एक पैराग्राफ और करते हैं, स्टिल अ लॉट टू गो। फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड, हमने ये कहाँ पे पढ़ा था? एवोल्यूशन के अंदर, फॉसिल्स के अंदर कि कौन कौन सी स्पीशीज, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट्स की, एक्सटेंट हुई है। We learn that the large-scale loss of species like one we are currently witnessing have also happened earlier, even before humans appeared on the scene. During this long period, 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth,
there were 5 episodes of mass extinction of species. Now, how is the sixth extinction presently in progress different from previous episodes? क्योंकि सिक्स वाले में ह्यूमन का रोल है इसलिए वो डिफरेंट है बाकी के पांच में. The differences is in the rates. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in pre-human times, and our activities are solely responsible for the faster rates. Ecologists warn that if present trends continue, nearly half of the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. That is tremendous loss for the biodiversity. कि अगर ये लॉस चलता रहा तो डेफिनेटली 50% स्पीशीज विल बी लूजिंग इन अपकमिंग 100 years. तो इसमें से याद क्या रखना है अपने को कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का परसेंटेज काफ़ी हाई है, बट डेफिनेटली सिक्स एक्सटिंक्शन टोटल मास एक्सटिंक्शन हुए हैं जिसमें से 5 प्री ह्यूमन सेटलमेंट से पहले थे एंड सिक्स्थ वाला जो ह्यूमन सेटलमेंट से चल रहा है that is at the higher faster rate due to high human activities. This has led to a mass extinction. Okay, तो बस ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसी इतने नंबर ऑफ एक्सटिंक्शंस हैं, इतने हो सकते हैं. इसमें बहुत डाटा और स्टैट्स है, तो आपको एक जगह पे सारे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने पड़ेंगे. जैसे जिसको मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से वो. ओके, रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अलॉन्ग विथ इसके क्वेश्चन आंसर्स कि कैसे नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं. नाउ एज यू हैव नो कि नीट में चेंजेस हुए हैं कि आपके पास सेक्शन डी में अब ऑप्शन क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, 180 फिक्स हो गया है कि आपको ऑप्शनल वाले अब नहीं रहेंगे और टाइमिंग भी कम कर दी है 3 आवर्स की. तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बिकॉज वी आर होपिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम यू गाइज. आई होप कि नीट के चेंजेस के बारे में आपको पता होगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.